एवरीवन, दिस इज प्रणय कुमार सिंह फ्रॉम ISPCS सेंटर। फ्रेंड्स, आज हम लोग 71वीं BPSSC की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए क्रॉनिकल मैगजीन के शॉर्ट नोट्स को क्रॉनिकल मैगजीन के अंतर्गत महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो आइए आज का डिस्कशन हम लोग प्रारंभ करते हैं। आज का डिस्कशन प्रारंभ करने के पूर्व ISPCS सेंटर द्वारा 71वीं BPSSC की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स से संबंधित एक बैच उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस बैच से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए आप लोग 8375934036 या 9870564701 पर संपर्क कर सकते हैं। तो आइए आज का डिस्कशन हम लोग प्रारंभ करते हैं। आज का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वह है यूनिफॉर्म प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने अखिल भारतीय आधार पर विद्युत आपूर्ति में सुधार के लिए यूनिफॉर्म प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल को लागू किया है। तो सपोज यदि प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहा यूनिफॉर्म प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो यूनिफॉर्म प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल है वह अखिल भारतीय स्तर पर विद्युत आपूर्ति में सुधार के लिए भारतीय ग्रिड में सुधार की बात करता है। तो यह हो गया यूनिफॉर्म प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है वह है जारवा जनजाति। तो हाल ही में जारवा जनजाति, देखिए, जब लोकसभा का चुनाव 2024 ईस्वी में आयोजित करवाया गया तो उस लोकसभा चुनाव के अंतर्गत पहली बार किसी जनजाति ने मतदान किया तो वह है जारवा जनजाति। यदि जारवा जनजाति की बात करें तो यह मुख्य रूप से दक्षिण एवं मध्य अंडमान द्वीप समूह के पश्चिमी तटों पर स्थित रहता है और भारत में इस समूह की जो पूरी जनसंख्या है वह एक अनुमान ऐसा व्यक्त किया गया है कि भारत में जारवा जनजाति की जनसंख्या 341 के करीब आकलित की गई है। यदि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर अन्य स्थित जनजातियों की बात करें तो उनमें ग्रेट अंडमानी, ओंगे जनजाति, सेंटेनलीज और सोम्पेन आदि प्रमुख जनजाति हैं जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है वह है भारत का 75वां संविधान दिवस। भारत का 75वां संविधान दिवस की बात करें तो हाल ही में 26 नवंबर 2024 ईस्वी को भारत अपने 75वां संविधान दिवस मनाया है। तो अब यहाँ यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि आखिर 26 नवंबर को ही संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है। तो चूंकि संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान को स्वीकार किया था, इसी कारण प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाया जाता है। और यह जो संविधान है उसे पूरी तरह से भारत में 26 जनवरी 1950 ईस्वी से यह संविधान भारत में पूरी तरह से लागू हुआ था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम। यदि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की बात करें तो देखिए, बीपीएससी द्वारा पूर्व में जब बीपीएससी के द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर प्रश्न को आप जब एनालिसिस करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि कई सारे ऐसे प्रश्न जो कि विभिन्न कमीशन या आयोग या समिति से पूछे गए हैं। तो इसी कारण राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हाल ही में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की 91वीं की जो जनरल काउंसिल है उसकी बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। अब यदि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की बात करें तो ध्यान दीजिए, यह जो राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम है वह उसकी स्थापना जो है वह 1963 ईस्वी में एक संसदीय अधिनियम के माध्यम से की गई थी। और आप लोग जानते होंगे कि जब किसी भी कमीशन की स्थापना संसदीय अधिनियम के माध्यम से की जाती है तो उसे वैधानिक निकाय के रूप में जाना जाता है। तो यही है राष्ट्रीय सहकारी विकास परिषद। इसकी स्थापना 1963 ईस्वी में संसदीय अधिनियम के माध्यम से की गई और यह एक वैधानिक निकाय है। इसके यदि कार्यों की बात करें तो इनके कार्यों में कृषि उपज के उत्पादन, विपणन, उसके भंडारण, निर्यात और आयात आदि के लिए कार्यक्रमों की योजना बनाना, उसे प्रोत्साहन देना और वित्त पोषण करना शामिल है। तो यह हो गया राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट फैक्ट्स की तरफ मूव करते हैं तो वह है संयुक्त विमोचन 2024। यदि संयुक्त विमोचन 2024 की बात करें तो हाल ही में भारतीय सेना ने गुजरात में बहुपक्षीय वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत HADR अभ्यास, जिसका नाम दिया गया संयुक्त विमोचन 2024 का आयोजन किया। तो ध्यान दीजिए, यह जो संयुक्त विमोचन है उसके अंतर्गत मुख्य रूप से भारतीय सेना ने गुजरात में मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास संयुक्त विमोचन का आयोजन किया। इस संयुक्त विमोचन के उद्देश्यों की बात करें तो आपदा राहत प्रयासों से जुड़ी सभी एजेंसियों को एक साथ लाना था। इस अभ्यास में खाड़ी सहयोग परिषद, हिंद महासागरीय क्षेत्र और दक्षिण पूर्व एशिया के 9 मित्र देशों ने भी भाग लिया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है संयुक्त विमोचन 2024 71वीं BPSSC प्रीलिम्स एग्जाम के दृष्टिकोण से।
नेक्स्ट है भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल। यदि हाइपरसोनिक मिसाइल की बात करें तो देखिए हाइपरसोनिक मिसाइल उन मिसाइलों को कहते हैं जिनकी गति 5 मैक से अधिक होती है, यानी कि जिन मिसाइल की गति 5 मैक से यानी कि ध्वनि की 5 गुना गति से अधिक होगी उसे हाइपरसोनिक मिसाइल के रूप में जाना जाता है। तो यही प्रश्न कह रहा है कि भारत की पहली लंबी दूरी की जो हाइपरसोनिक मिसाइल है उसका हाल ही में उड़ीसा तट से परीक्षण किया गया और इस हाइपरसोनिक मिसाइल की जो मारक क्षमता है वो 1500 किलोमीटर से अधिक है। नेक्स्ट है प्रथम वित्त आयोग सम्मेलन। यदि प्रथम वित्त आयोग सम्मेलन की बात करें तो हाल ही में 14 नवंबर 2024 ईस्वी को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा विज्ञान भवन में प्रथम वित्त आयोग सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह जो प्रथम वित्त आयोग है इस प्रथम वित्त आयोग सम्मेलन इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली के विज्ञान भवन में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा। सपोज यदि प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा प्रथम वित्त आयोग सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रथम वित्त आयोग सम्मेलन का आयोजन 14 नवंबर 2024 ईस्वी को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में किया गया। इसका यदि थीम की बात करें तो इस सम्मेलन का जो मुख्य विषय था वह विकास के लिए हस्तांतरण अर्थात डिवोल्यूशन टू डेवलपमेंट इस सम्मेलन का मुख्य विषय था। चलिए नेक्स्ट है पिनाका हथियार प्रणाली। यदि पिनाका हथियार प्रणाली की बात करें तो इसके अंतर्गत सिर्फ एक ही फैक्ट याद करना है, वह है कि पिनाका जो है वह मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। सिर्फ इतना ही याद रखिए कि पिनाका क्या है, तो पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है जिसका विकास DRDO द्वारा किया गया है और इसकी जो मारक क्षमता है वह 700 से 700 इसकी जो मारक क्षमता है वह संभवतः 700 मीटर तक की है। तो यह हो गया पिनाका हथियार प्रणाली। नेक्स्ट है त्रिसेवा अभ्यास। हाँ, एक और महत्वपूर्ण फैक्ट से हम लोग देख लेते हैं कि मणिपुर के हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में पुनः अप्सपा कानून को लागू किया गया। तो यहाँ अप्सपा कानून से संबंधित यह आप लोगों को जानना है कि जो अप्सपा कानून है उसे सर्वप्रथम ब्रिटिश सरकार द्वारा जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किए जाने की सुगबुगाहट भारत में ब्रिटिश सरकार के समय भारतीयों द्वारा की जा रही थी, तो ऐसी स्थिति में 15 अगस्त 1942 ईस्वी को ध्यान दीजिएगा, वैसी स्थिति में 15 अगस्त 1942 ईस्वी को ब्रिटिश सरकार ने सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून लागू किया। ब्रिटिश सरकार ने सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून लागू किया 15 अगस्त 1942 ईस्वी को। यह 15 अगस्त 1942 ईस्वी को सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून ब्रिटिश सरकार ने लागू किया। तदुपरांत यानी कि जब भारत की स्वतंत्रता हो गई तो भारत की स्वतंत्रता के उपरांत इस कानून को सबसे पहले इस कानून के अंतर्गत सबसे पहले 1947 ईस्वी में असम को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया और उसके बाद 1958 ईस्वी में अप्सपा कानून यानी कि आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट अप्सपा कानून को भारत में 1958 ईस्वी में लागू किया गया। तो हाल ही में मणिपुर के हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में अप्सपा कानून को पुनः लागू किया गया है। तो यह अप्सपा कानून के बारे में मैंने आपको सारे फैक्ट्स बता दिए हैं। नेक्स्ट है त्रिसेवा अभ्यास पूर्वी लहर। यदि त्रिसेवा अभ्यास पूर्वी लहर की बात करें तो हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में त्रिसेवा अभ्यास पूर्वी लहर जिसके अंतर्गत भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के त्रिसेवा अभ्यास जिसका नाम दिया गया पूर्वी लहर का आयोजन हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में 10 से 18 नवंबर 2024 के मध्य किया गया। नेक्स्ट है यौन तस्करी को रोकने में विफल रहने पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। तो देखिए यदि यौन तस्करी को रोकने के संबंध में हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा चिंता व्यक्त की गई है, तो इसी से संबंध में एक महत्वपूर्ण केस है जो कि काफ़ी प्रसिद्ध रहा है, वह है विशाखा गाइडलाइन। तो विशाखा गाइडलाइन जो है वह 1997 ईस्वी में विशाखा गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रदान किया गया था। उसमें यह बात की गई है कि कार्यस्थलों पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के संबंध में विशेष गाइडलाइन दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1997 ईस्वी में, जो कि विशाखा गाइडलाइन के रूप में काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। तो वही हो गया विशाखा गाइडलाइन। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण फैक्ट्स वह है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में पूर्ण महिला बटालियन। तो देखिए 13 नवंबर 2024 ईस्वी को गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अर्थात CISF के लिए पहली पूर्ण महिला बटालियन की मंजूरी प्रदान की है। तो सपोज यदि प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस पैरामिलिट्री फोर्स में एक पूर्ण महिला बटालियन बनाने की मंजूरी दी है, तो वह है CISF अर्थात सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल।
नेक्स्ट है फ्रेंड्स वह है भारत का पहला अंतरिक्ष रक्षा अभ्यास। यदि भारत के पहला अंतरिक्ष रक्षा अभ्यास की बात करें तो हाल ही में 11 से 13 नवंबर 2024 ईस्वी को डिफेंस स्पेस एजेंसी, जिसके अंतर्गत भारत की तीनों सेनाओं के साथ साथ इसरो को भी शामिल किया गया है, इसके द्वारा भारत का पहला अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का आयोजन किया गया। अब यदि डिफेंस स्पेस एजेंसी की बात करें तो डिफेंस स्पेस एजेंसी का गठन भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018 ईस्वी में किया गया था और इसका जो हेड क्वार्टर यानी कि मुख्यालय है वह बेंगलुरु में स्थित है। डिफेंस स्पेस एजेंसी का मुख्यालय कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है और इसके द्वारा भारत का पहला अंतरिक्ष रक्षा अभ्यास अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का आयोजन 11 से 13 नवंबर 2024 के मध्य किया गया। तो यह हो गया भारत का पहला अंतरिक्ष रक्षा अभ्यास। नेक्स्ट फैक्ट की बात करें तो यह है CGI से संबंधित। तो हाल ही में वर्तमान समय में भारत के जो 92वें CGI है वह है BR गवई। भारत के 92वें CGI हैं BR गवई। चलिए नेक्स्ट फैक्ट्स की बात करते हैं तो वह है, ध्यान दीजिए, नेक्स्ट फैक्ट्स है हाँ आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता। यदि आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता की बात करें तो सबसे पहले हम लोग आसियान की बात करते हैं कि आखिर आसियान है क्या। तो जब 1967 ईस्वी में 1967 ईस्वी में संभवतः 5 ऐसे देश थे। ध्यान दीजिए, आसियान की जो स्थापना है वह 1967 ईस्वी में बैंकॉक घोषणा के द्वारा आसियान की स्थापना की गई थी। और आसियान की स्थापना के समय यदि सदस्य की बात करें तो टोटल 5 ऐसे देश थे जो कि आसियान के संस्थापक सदस्य हैं, जिनमें इंडोनेशिया एक प्रमुख सदस्य था। इंडोनेशिया के अलावा और जो है वह है मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ये 5 ऐसे देश थे जो कि आसियान के संस्थापक सदस्य हैं और इन्हीं के द्वारा 1967 ईस्वी में बैंकॉक घोषणा के माध्यम से आसियान की स्थापना की गई थी। तो हाल ही में आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते की संयुक्त समिति की 6ठी बैठक का आयोजन किया गया। देखिए 15 से 12 नवंबर 2024 के मध्य वाणिज्य भवन नई दिल्ली में 6ठी आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते की 6ठी बैठक आयोजित की गई। इन सभी अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें 10 आसियान देशों ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओ पीडीआर, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम के इन सारे देशों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए और इसके साथ साथ इसमें भारत के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। तो यही है आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता की 6ठी संयुक्त बैठक। इसका जो आयोजन है वह नई दिल्ली के वाणिज्य भवन में किया गया। और आसियान की यदि स्थापना की बात करें तो आसियान की स्थापना 1967 ईस्वी में बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से आसियान की जो स्थापना है वह 1967 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट फैक्ट्स की बात करते हैं तो वह है राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण। देखिए यदि राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण की बात करें तो राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण जो है वह कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 132(1) के तहत 2018 ईस्वी में गठित किया गया था। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण की स्थापना 2018 ईस्वी में कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत किया गया था। इसका जो हेड क्वार्टर यानी कि इसका मुख्यालय है वह नई दिल्ली में अवस्थित है। नेक्स्ट फैक्ट्स की बात करते हैं तो नेक्स्ट फैक्ट्स इसके अंतर्गत है वह है इजराइल हिजबुल्लाह में संघर्ष विराम। तो सबसे पहले हम लोग इसके अंतर्गत जो काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट्स है वह हम लोग यह देखते हैं कि इजराइल किन किन देशों के साथ सीमा को साझा करता है। तो इजराइल जो है मुख्य रूप से लेबनान के अतिरिक्त मिस्र, जॉर्डन और सीरिया, इन 4 देशों के साथ इजराइल अपनी सीमाओं को साझा करता है। बस इसके अंतर्गत यही फैक्ट्स जानना था कि इजराइल किन देशों के साथ सीमा को साझा करता है। तो जो इजराइल है वह मुख्य रूप से 4 देशों के साथ सीमा को साझा करता है, जिसके अंतर्गत लेबनान, मिस्र, जॉर्डन और सीरिया शामिल है। नेक्स्ट है वह है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024। यदि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 की बात करें तो 25 से 30 नवंबर 2024 के मध्य
इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन और भारत सरकार तथा भारतीय सहकारी संस्थाओं जैसे अमूल और कृषक भारतीय कोऑपरेटिव लिमिटेड के सहयोग से नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन का वैश्विक सम्मेलन आयोजित की गई। तो यह जो है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन का वैश्विक सहकारी सम्मेलन, इसका जो आयोजन है वह नई दिल्ली में किया गया और 130 वर्ष के इतिहास में भारत में पहली बार इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसी कारण काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में जब से इस गठबंधन की नींव पड़ी उस समय से लेकर भारत में पहली बार 130 वर्षों के इतिहास में भारत में पहली बार इसका आयोजन किया गया है, जो कि नई दिल्ली में किया गया। और इस सम्मेलन की जो मुख्य थीम है वह सहकारिता सभी के लिए समृद्धि का निर्माण करती है, वह इस सम्मेलन की मुख्य थीम है। नेक्स्ट है रूस की मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल ओरेसिनक। तो इससे संबंधित जो प्रश्न बनने की संभावना है वह यह कि ओरेसिनक क्या है। तो जो ओरेसिनक है वह रूस की मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है और यह हाइपरसोनिक मिसाइल है। यह भी ध्यान दीजिएगा, यह जो ओरेसिनक है वह हाइपरसोनिक मिसाइल है। अभी मैंने बताया कि हाइपरसोनिक मिसाइल सामान्यतः उन मिसाइलों को कहते हैं जिनकी गति ध्वनि की 5 गुना होती है, यानी कि 5 मैक से अधिक जिन मिसाइलों की गति होती है उसे हाइपरसोनिक मिसाइल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है 11वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक। तो 11वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक लाओ पीडीआर के वियंतियाने में की गई है। 11वीं आसियान रक्षा मंत्री की बैठक, तो इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट है कि 11वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई, तो यह लाओ पीडीआर के वियंतियाने में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट और आज का काफ़ी महत्वपूर्ण है कि चेन्नई व्लादिवोस्तोक पूर्वी समुद्री गलियारा जो है वह चालू हो गया है। तो चेन्नई व्लादिवोस्तोक पूर्वी समुद्री गलियारा की हम लोग बात करते हैं तो ध्यान दीजिए, यह जो चेन्नई व्लादिवोस्तोक पूर्वी समुद्री गलियारा है वह मुख्य रूप से भारत और सुदूरवर्ती पूर्वी रूस के बीच माल परिवहन में लगने वाले समय में कमी लाएगी। यानी कि जो चेन्नई व्लादिवोस्तोक पूर्वी समुद्री गलियारा है वह भारत के चेन्नई शहर को रूस के व्लादिवोस्तोक क्षेत्र से जोड़ने का कार्य करेगा और यह पूर्वी समुद्री गलियारा का एक महत्वपूर्ण भाग है। नेक्स्ट फैक्ट्स की हम लोग बात करते हैं तो वह है गरुड़ शक्ति 2024। यदि गरुड़ शक्ति 2024 की बात करें तो यह एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका आयोजन भारत और इंडोनेशिया के मध्य किया जाता है। तो हाल ही में 1 से 12 नवंबर 2024 के मध्य इंडोनेशिया के जकार्ता में स्थित सिजतुंग में संयुक्त सैन्य अभ्यास गरुड़ शक्ति 2024 का सफल आयोजन किया गया। और यह जो गरुड़ शक्ति 2024 है इसका आयोजन जो है मुख्य रूप से भारत और इंडोनेशिया के मध्य किया जाता है। नेक्स्ट है संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद। यदि ऑस्ट्रा हिंद की बात करें तो इसे 2022 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था और 2022 ईस्वी में जब प्रारंभ किया गया था तो पहली बार जो इसका आयोजन 2022 ईस्वी में है वह राजस्थान के बीकानेर में किया गया था। तो आप लोग ध्यान दीजिए क्योंकि इसका तीसरा ही आयोजन जो है वह 2024 में किया गया है। यानी कि सपोज यदि प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि ऑस्ट्रा हिंद मिलिट्री एक्सरसाइज का पहला आयोजन वर्ष 2022 ईस्वी में कहाँ किया गया था, तो राजस्थान के बीकानेर में। और वर्ष 2024 ईस्वी में जो इसका आयोजन है वह पुणे महाराष्ट्र के संयुक्त सैन्याभ्यास ऑस्ट्रा हिंद का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया। यानी कि पुणे महाराष्ट्र में इसका तीसरा संस्करण का आयोजन किया गया और यह भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य ऑस्ट्रा हिंद मिलिट्री एक्सरसाइज का आयोजन भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य ऑस्ट्रा हिंद मिलिट्री एक्सरसाइज का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट अब हम लोग नेक्स्ट फैक्ट्स की बात करते हैं तो वह है विनबैक्स 2024। ध्यान दीजिए, यह जो विनबैक्स 2024 मिलिट्री एक्सरसाइज है वह अंबाला और चंडी मंदिर हरियाणा में भारत एवं वियतनाम के मध्य द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। भारत और वियतनाम के मध्य विनबैक्स 2024 जिसका आयोजन हरियाणा के अंबाला और चंडी मंदिर क्षेत्र में किया गया है। तो इससे संबंधित इतना ही फैक्ट्स पूछे जाने की संभावना है कि विनबैक्स मिलिट्री एक्सरसाइज का आयोजन किन देशों के मध्य किया जाता है और किन स्थान पर किया गया। जब आप 17वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र आप उठाकर देखेंगे तो उसमें एक मिलिट्री एक्सरसाइज से एक प्रश्न पूछा जा चुका है कि इस मिलिट्री एक्सरसाइज का आयोजन किन क्षेत्रों पर या कहाँ किया गया है। तो उसी प्रकार से विनबैक्स मिलिट्री एक्सरसाइज जो है इसका आयोजन हरियाणा के अंबाला और चंडी मंदिर क्षेत्रों में किया गया है।
नेक्स्ट है सी विजिल 2024 से। यदि सी विजिल 2024 की बात करें तो देखिए यह जो सी विजिल है वह अखिल भारतीय तटीय रक्षा अभ्यास है सी विजिल, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से भारत के सभी तटीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश शामिल हुए। वह सी विजिल 2024 से। नेक्स्ट है फ्रेंड्स वह है स्टेट ऑफ टैक्स जस्टिस रिपोर्ट 2024। यदि स्टेट ऑफ टैक्स जस्टिस रिपोर्ट 2024 की बात करें तो हाल ही में टैक्स जस्टिस नेटवर्क द्वारा स्टेट ऑफ टैक्स जस्टिस रिपोर्ट 2024 जारी की गई है। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि वैश्विक कर दुरुपयोग के कारण होने वाली जो हानि पर प्रकाश डाला गया है तथा वैश्विक कर सुधारों का आकलन भी इस रिपोर्ट के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। इस रिपोर्ट की यदि बात किया जाए तो इस रिपोर्ट के अनुसार यह स्पष्ट किया गया है कि वैश्विक कर दुरुपयोग के कारण प्रत्येक वर्ष विभिन्न देशों को प्रति वर्ष 492 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हो रहा है। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। सपोज यदि प्रश्न इससे स्टेटमेंट वाइज पूछे जाने की संभावना है, इससे जो प्रश्न है वह स्टेटमेंट वाइज पूछे जाने की संभावना है, तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। नेक्स्ट है वैश्विक वेतन रिपोर्ट 2024-25। तो जो वैश्विक वेतन रिपोर्ट है वह मुख्य रूप से ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी किया जाता है। तो यह इतना ही महत्वपूर्ण है कि वैश्विक वेतन रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन या इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा वैश्विक वेतन रिपोर्ट जारी किया जाता है। नेक्स्ट फैक्ट्स है वह कि नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स 2024। यदि नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स 2024 की बात करें तो हाल ही में नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स का 2024 का संस्करण जो है वह आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया है। इस सूचकांक में भारत को 49वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो सपोज यदि प्रश्न पूछे जाते हैं कि नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स में भारत को किस क्रम का या भारत को किस स्थान प्राप्त हुआ है, तो भारत को 49वां स्थान प्राप्त हुआ है नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स वह है इंटेलिजेंस के साथ व्यापार पर विश्व व्यापार संगठन की एक रिपोर्ट जारी की गई है। हाल ही में विश्व व्यापार संगठन द्वारा इंटेलिजेंस के साथ व्यापार AI किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आकार देता है और किस प्रकार इसे प्रभावित करता है शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया गया है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित विभिन्न चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट है वैश्विक बौद्ध संपदा संकेतक 2024। देखिए यदि वैश्विक बौद्धिक संपदा संकेतक 2024 की बात करें तो इसे WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन नामक एक संगठन द्वारा जारी किया गया है। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि पेटेंट, ट्रेडमार्क और औद्योगिक डिजाइनों के लिए जो पेटेंट लिए जाते हैं उनमें भारत का जो वर्तमान रैंकिंग है वह टॉप 10 में शामिल हो गया है। वैश्विक स्तर पर जो भारत है वह ट्रेडमार्क फाइलिंग में विश्व में चौथे स्थान पर है, जिसमें कि 2023 की तुलना में 6.1% की वृद्धि देखने को मिली है। चलिए नेक्स्ट फैक्ट्स है वह पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित है। तो पहला है तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। तो हाल ही में जो तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व है वह छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को हाल ही में देश का 56वां टाइगर अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था। तो इसी कारण तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व काफ़ी न्यूज में रहा है। नेक्स्ट है मिंक व्हेल। तो हाल ही में वैज्ञानिकों ने पहली बार मिंक व्हेल की सुनने की क्षमता को मापा है, जिससे कि पता चलता है कि वे अर्थात जो मिंक व्हेल प्रजाति है वे 90 किलोहर्ट्ज तक की उच्च आवृत्ति वाली आवाज़ों को पहचान सकते हैं। तो यह हो गया मिंक व्हेल से संबंधित काफ़ी सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट फैक्ट्स है वह कि PME ड्राइव योजना। यदि PME ड्राइव योजना की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल इन्हेंसमेंट योजना को कैबिनेट ने मार्च 2026 तक के लिए 10,900 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ योजना को केंद्रीय सरकार की कैबिनेट ने मार्च 2026 तक के लिए इस योजना को मंजूरी दी है। यह सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों के समर्थन के माध्यम से बड़े पैमाने पर गतिशीलता को बढ़ावा देने का कार्य करेगा। तो यह हो गया PME ड्राइव योजना। PME ड्राइव योजना के अंतर्गत टोटल जो राशि खर्च की जाएगी वह 10,900 करोड़ रुपया की राशि खर्च की जाएगी PME ड्राइव योजना के अंतर्गत।
नेक्स्ट फैक्ट्स है वैश्विक सौर क्षमता। यदि वैश्विक सौर क्षमता की बात करें तो हाल ही में विश्व सौर रिपोर्ट श्रृंखला का तीसरा संस्करण अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 7वीं सभा में जारी किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में बात करते हैं। तो जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 को पेरिस में की गई थी। आपको याद होगा कि जब कॉप का सम्मेलन फ्रांस की राजधानी पेरिस में चल रहा था, तो उसी समय इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रयासों से की गई थी। तो वही कह रहा है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस द्वारा हाल ही में विश्व सौर रिपोर्ट श्रृंखला के तीसरा संस्करण को जारी किया गया है, जिसमें बतलाया गया है कि वैश्विक सौर क्षमता 2000 में जो 1.22 गीगावाट थी, वह बढ़कर 2023 ईस्वी में 1418.97 गीगावाट हो गई है, जो कि 40% की वार्षिक वृद्धि दर को व्यक्त कर रहा है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, वह है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। यदि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की हम लोग बात करें तो जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, इसे वर्ष 2016 ईस्वी में केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य है स्वच्छ खाना पकाने के लिए ईंधन तक सारे लोगों की पहुंच को सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, वह है बिजिनजाम तट पर कृत्रिम रीफ। देखिए 13 नवंबर 2024 ईस्वी को मत्स्य पालन राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने केरल के बिजिनजाम के समुद्री तट पर 20,000 पोम्पानो फिंगरलिंग्स छोड़े हैं। यह जो है वह पहल कृत्रिम रीफ परियोजना के अनुवर्ती कदम के रूप में की गई है, ताकि समुद्र मत्स्य संसाधनों सतत मत्स्य पालन प्रथाओं के तहत प्रबंधित किया जा सके। यानी कि सपोज यदि प्रश्न पूछे जाते हैं कि हाल ही में भारत के किस तट पर या किस समुद्री तट पर कृत्रिम रीफ से संबंध में कार्य किए गए हैं, तो यह केरल के बिजिनजाम समुद्री तट पर इस संबंध में कार्य किए गए हैं। नेक्स्ट फैक्ट्स की बात करते हैं। तो नेक्स्ट फैक्ट्स है वह है आर्मोफोफाइलस टाइटेनम। देखिए हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में आमोफोरफैलस टाइटेनम नामक एक विशाल फूल खिला हुआ पाया गया है, और यह जो फूल है आमोफोरफैलस टाइटेनम जो फूल है वह वनस्पति जगत में सबसे बड़ा बिना शाखा वाला पुष्पक्रम है। यानी कि वनस्पति जगत में सबसे बड़ा बिना शाखा वाला जो फूल है वह आमोफोरफैलस टाइटेनम नामक एक फूल है, जो कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में देखा गया है। होकरसर वेटलैंड की बात करते हैं। तो जो होकरसर वेटलैंड है वह कश्मीर घाटी में अर्थात जम्मू कश्मीर के कश्मीर घाटी में होकरसर वेटलैंड है। इसमें हाल ही में पानी कम हो गई थी इस वेटलैंड में, इसी कारण यह चर्चा में रहा है। तो जो प्रश्न बनने की संभावना है कि होकरसर वेटलैंड भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है, तो वह होकरसर जो वेटलैंड है वह भारत के जम्मू कश्मीर राज्य की कश्मीर घाटी में पाया जाता है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण फैक्ट्स है वह कि पराली जलाने पर हाल ही में जुर्माना को दोगुना कर दिया गया है। तो जो पूर्व में छोटे किसानों के लिए जो जुर्माना थी वह 2,500 रुपये थी, उसे बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया है। और जो बड़े एवं मध्यम किसान हैं उनके लिए कि जो जुर्माना राशि थी 5,000 रुपये, उसे बढ़ाकर जुर्माना राशि को 10,000 रुपया कर दिया गया है। जो है हो गया पराली जलाने पर जुर्माना से संबंध में महत्वपूर्ण फैक्ट्स। नेक्स्ट यदि हम लोग बात करते हैं तो वह है एग्रीवोल्टेइक कृषि। तो देखिए जो एग्रीवोल्टेइक कृषि है वह हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस के 7वें सत्र में एग्रीवोल्टेइक कृषि के व्यवहारिक कार्यान्वयन को प्रदर्शित किया गया। यानी कि जो एग्रीवोल्टेइक कृषि है वह मुख्य रूप से सौर पैनल के नीचे फसल उगाने की एक प्रथा है, अर्थात सौर पैनल के नीचे जो कृषि कार्य किए जाते हैं उसे एग्रीवोल्टेइक कृषि के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट है COP29। तो हाल ही में अजरबैजान के बाकू में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन अर्थात COP29 सत्र का आयोजन किया गया अजरबैजान की राजधानी बाकू में। वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंधन। तो संयुक्त अरब अमीरात ने COP29 के दौरान ही वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंधन स्थापित करने की महत्वाकांक्षी पहल का अनावरण किया है। तो सपोज यदि प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंधन की इनिशिएटिव या नींव किसके देश के द्वारा रखी गई, तो इसकी जो नींव है वह संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा COP29 के दौरान रखी गई थी। और यह जो COP29 है इसका जो आयोजन है वह मुख्य रूप से अजरबैजान की राजधानी बाकू में किया गया था COP29 का आयोजन। नेक्स्ट है
हाँ, जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट जारी की गई है। तो हाल ही में COP29 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य पर एक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन और वायु प्रदूषण, ध्यान दीजिए, इस रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन और वायु प्रदूषण गैर संचारी रोग से होने वाली 85% मौत का कारण बनते हैं। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि जलवायु परिवर्तन और वायु प्रदूषण के कारण जो गैर संचारी रोग हो रहे हैं उसके कारण विश्व में 85% मौतें जो हो रही हैं वह वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के कारण हो रही है। तो यह बताया गया है जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो रिपोर्ट जारी की गई है उसके अनुसार। नेक्स्ट है फ्रेंड्स जो है कि वैश्विक पिटलैंड हॉटस्पॉट एटलस UNEP। तो हाल ही में UNEP द्वारा वैश्विक पिटलैंड हॉटस्पॉट एटलस जारी किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि वैश्विक पिटलैंड का लगभग 12% जो है वह क्षरणग्रस्त है, यानी कि मृत अवस्था में विद्यमान है, जिसमें भारत में 60% से अधिक पिटलैंड है जो कि क्षरणग्रस्त है। यानी कि भारत में 60% से अधिक जो पिटलैंड है वह क्षरणग्रस्त यानी कि मृत्यु यानी कि समाप्त होने की अवस्था में है। और वैश्विक स्तर पर यदि यह देखा जाए तो वैश्विक स्तर पर 12% जो ऐसे क्षरणग्रस्त, वैश्विक स्तर पर 12% से अधिक ऐसे पिटलैंड हैं जो कि क्षरणग्रस्त अवस्था में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्रायोस्फीयर की स्थिति पर हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है। इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर जलवायु पहल द्वारा क्रायोस्फीयर की स्थिति 2024 संबंध में एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें यह बतलाया गया है कि ग्रीनलैंड की बर्फ़ की चादरें वर्तमान में प्रति घंटे 30 मिलियन टन बर्फ़ समाप्त हो रही है। यानी कि जो ग्रीनलैंड में बर्फ़ की जो ग्रीनलैंड में जो बर्फ़ है वह वर्तमान में प्रति घंटे 30 मिलियन टन बर्फ़ जो है वह ग्रीनलैंड में समाप्त हो रहे हैं। और ऐसी स्थिति में वैश्विक समुद्री स्तर में वृद्धि की दर पिछले 30 वर्षों में दोगुनी हो गई है। यह अनुमान व्यक्त किया गया है क्रायोस्फीयर की स्थिति संबंध में जो रिपोर्ट जारी की गई है उसके अनुसार। हाल ही में केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े जारी किए गए हैं। तो इस आंकड़ों की यदि बात किया जाए तो इस आंकड़े के अनुसार भारत में नवीकरणीय ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता 24.2 गीगावाट की वृद्धि के साथ 203.18 गीगावाट तक हो गई है। देखिए, जो हाल ही में भारत में नवीकरणीय ऊर्जा की जो कुल स्थापित क्षमता है वह 203.18 गीगावाट हो गई है। तो ध्यान दीजिएगा, 203.18 गीगावाट भारत में वर्तमान समय में नवीकरणीय ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता जो है वह भारत में वर्तमान समय में 203.18 गीगावाट हो गई है। कुल गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता 186.46 गीगावाट से बढ़कर 211.36 गीगावाट दर्ज की गई है। यानी कि गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता जो है वह 211.36 गीगावाट हो गई है। इसी प्रकार स्थापित सौर क्षमता वर्तमान समय में यानी कि 2024 में 92.12 गीगावाट और स्थापित पवन क्षमता की यदि बात किया जाए तो 2024 में स्थापित जो पवन क्षमता है वह 47.72 गीगावाट हो गई है। नेक्स्ट है भारत के जीवाश्म ईंधन उत्सर्जन में बढ़ोतरी पर हाल ही में एक रिपोर्ट जारी किया गया है। जब COP29 का आयोजन अजरबैजान की राजधानी बाकू में किया जा रहा था तो ऐसी स्थिति में भारत के जीवाश्म ईंधन उत्सर्जन में वृद्धि पर एक रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें यह बतलाया गया कि कोयले से 4.5%, तेल से 3.6%, प्राकृतिक गैस से 11.8% और सीमेंट से 4% ईंधन 4% जीवाश्म ईंधन उत्सर्जन में वृद्धि देखने को, कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि इतना प्रतिशत देखने को मिल रही है। नेक्स्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित। तो ध्यान दीजिए, हाल ही में एक्सरे की खोज का 129 वर्ष पूरे हुए हैं। तो 8 नवंबर 2024 को एक्सरे की खोज के 129 वर्ष पूरे हो गए हैं। और तो यहाँ प्रश्न बनने की संभावना है कि एक्सरे की खोज किनके द्वारा की गई थी। तो एक्सरे की खोज 1895 ईस्वी में विल्हेम कॉनराड रोंटगन द्वारा एक्सरे की खोज 1895 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है नए ब्लैक होल सिस्टम की खोज। तो हाल ही में खगोलविदों की एक टीम ने नए ब्लैक होल की खोज की है जिसका नाम दिया गया है
V404 सिग्नी इसका नाम दिया गया है। तो सपोज यदि प्रश्न पूछ ले जाते हैं कि हाल ही में खबरों में रहा या समाचार पत्रों में रहा V404 क्या है, तो जो V404 है वह एक नए ब्लैक होल सिस्टम की खोज की गई है। तो उसी प्रकार से यह V404 नया ब्लैक होल है जो कि पृथ्वी से लगभग 8000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर अवस्थित है। आदित्य L1 मिशन, तो हाल ही में इसरो द्वारा आदित्य L1 मिशन से संबंधित पहला वैज्ञानिक परिणाम जारी किया गया। आदित्य L1 मिशन जो है वह सूर्य की अध्ययन करने के लिए इसरो द्वारा प्रक्षेपित किया गया था और इस मिशन के द्वारा सूर्य के लैग्रेंजियन पॉइंट L1 से सूर्य का निरीक्षण और विश्लेषण किया जा रहा है। नेक्स्ट फैक्ट्स की बात करते हैं तो पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने पिनाका के बारे में बताया था कि पिनाका से संबंध में एक ही प्रश्न पूछे जाने की संभावना है कि पिनाका क्या है। तो जो पिनाका है वह मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम है। सिर्फ इतना ही आप लोग पिनाका के बारे में याद रखेंगे। नेक्स्ट है छोटे परमाणु रिएक्टर। तो हाल ही में भारत सरकार ने छोटे परमाणु रिएक्टरों में निजी निवेश की अनुमति दी है। इसके साथ साथ इसमें FDI को भी अनुमति प्रदान की गई है। तो सपोज यहाँ प्रश्न उत्पन्न होता है कि छोटे परमाणु रिएक्टर आखिर हैं क्या। तो ऐसे रिएक्टर जो कि 300 मेगावाट तक का बिजली का उत्पादन, वैसे परमाणु रिएक्टर जो 300 मेगावाट तक की बिजली का उत्पादन कर सकते हैं उन्हें स्मॉल छोटे परमाणु रिएक्टर के रूप में जाना जाता है। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से भारत में 50 छोटे परमाणु रिएक्टरों की इकाई स्थापित करने की योजना की घोषणा की है। तो छोटे परमाणु रिएक्टर मुख्य रूप से वैसे रिएक्टर होते हैं जिनकी बिजली उत्पादन क्षमता 300 मेगावाट प्रति यूनिट तक होती है। नेक्स्ट है बिटकॉइन। वह उतना महत्वपूर्ण नहीं है इसलिए इसे हम लोग स्किप करते हैं। नेक्स्ट फैक्ट्स है बोस आइंस्टीन सांख्यिकी की शताब्दी वर्ष। तो ध्यान दीजिए 13 नवंबर 2024 को बोस आइंस्टीन सांख्यिकी सिद्धांत के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया गया। यह समारोह नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज में आयोजित की गई है। विश्व बौद्धिक संपदा की यदि बात करें तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के अनुसार भारत जो है वह पेटेंट, ट्रेडमार्क और औद्योगिक डिजाइन के लिए विश्व के शीर्ष 10 देशों में शामिल हो गया है। भारत ने 2023 में पेटेंट आवेदनों में 15.7% की वृद्धि दर्ज की, यानी कि वर्ष 2022 की तुलना में वर्ष 2023 में भारत द्वारा जो पेटेंट का आवेदन किया गया उसमें 15.7% की वृद्धि देखने को मिली है, जो कि वैश्विक स्तर पर शीर्ष 20 वैश्विक IP अर्थव्यवस्थाओं में शीर्ष सबसे तेज है। यूरोप का डिजिटल यूरो। तो हाल ही में यूरोपीय सेंट्रल बैंक द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार इसके द्वारा डिजिटल मुद्रा से संबंधित परीक्षण को प्रारंभ कर दिया गया है। तो डिजिटल यूरो नकदी का एक डिजिटल रूप होगा जिसे केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किया जाएगा। तो ध्यान दीजिए हाल ही में जो यूरोपियन कमीशन है उसकी जो मुद्रा है यूरो उसे डिजिटल रूप में भी लॉन्च किए जाने की घोषणा की गई है और इसका परीक्षण भी प्रारंभ कर दिया गया है। नेक्स्ट है अंतरिक्ष अभ्यास। अंतरिक्ष अभ्यास के बारे में थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि हाल ही में भारत के डिफेंस स्पेस एजेंसी द्वारा भारत का पहला स्पेस एक्सरसाइज किया गया जिसका नाम दिया गया अंतरिक्ष अभ्यास। और यह जो डिफेंस स्पेस एजेंसी है इसकी स्थापना वर्ष 2018 ईस्वी में की गई थी और इसका जो हेड क्वार्टर यानी कि जो मुख्यालय है वह कर्नाटक के बेंगलुरु में डिफेंस स्पेस एजेंसी का हेड क्वार्टर अवस्थित है। इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 2018 ईस्वी में। नेक्स्ट है 1 Day 1 जीनोम पहल। तो हाल ही में भारत के जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने हाल ही में भारत की विशाल सूक्ष्मजीव क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए 1 Day 1 जीनोम पहल की शुरुआत की है। 1 Day 1 जीनोम पहल हमारे देश में पाए जाने वाले जीवाणुओं की अलग अलग प्रजातियों को उजागर करेगी और पर्यावरण, कृषि और मानव स्वास्थ्य में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को व्यक्त करेगी। तो यह हो गया 1 Day 1 जीनोम पहल। अब हम लोग लघु संक्षिप्तकी के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति की बात करते हैं। तो के संजय मूर्ति को सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो जो के संजय मूर्ति हैं वह भारत के नए कंट्रोलर ऑडिटर जनरल नियुक्त किए गए हैं। तो भारत सपोज यदि प्रश्न पूछे जाते हैं कि हाल ही में भारत के कैग यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किन्हें नियुक्त किया गया, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हाल ही में के संजय मूर्ति को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है पंकज त्रिपाठी। तो यह पंकज त्रिपाठी हैं वो अरुणाचल
रंग महोत्सव के राजदूत के रूप में पंकज त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। तो पंकज त्रिपाठी को अरुणाचल रंग महोत्सव 2024 के लिए महोत्सव राजदूत नियुक्त किया गया है। और यह जो महोत्सव है वह 22 नवंबर से 5 दिसंबर 2024 के मध्य अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट है डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी। डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल जो एयरोस्पेस है उसका हाल ही में प्रमुख नियुक्त किया गया है, डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को। नेक्स्ट फैक्ट्स की हम लोग बात करते हैं तो नेक्स्ट फैक्ट्स है बाल्डेसी उर्किजा। तो हाल ही में इंटरपोल के नए महासचिव के रूप में बाल्डेसी उर्किजा को नियुक्त किया गया है। तो जो बाल्डेसी उर्किजा है इनके बारे में यदि हम लोग बात करते हैं तो बाल्डेसी उर्किजा 7 नवंबर 2024 को आधिकारिक रूप से पदभार ग्रहण किए और ये इन्होंने जर्मनी के जुर्गन स्टॉक का स्थान लिया। यानी कि जो इंटरपोल के पहले अध्यक्ष थे बाल्डेसी उर्किजा के पहले वे जर्मनी के जुर्गन स्टॉक थे और इन्होंने बाल्डेसी उर्किजा ने इंटरपोल के नए महासचिव का पदभार ग्रहण किया है। इंटरपोल का मुख्यालय फ्रांस के लयोन में अवस्थित है। केंद्रीय जांच ब्यूरो को भारत में इंटरपोल के राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के रूप में नामित किया गया। यानी कि इंटरपोल में भारत की जो नोडल एजेंसी है वह सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी कि भारत की जो सीबीआई संस्था है वह इंटरपोल के लिए भारत में एक नोडल एजेंसी है। और इंटरपोल का जो मुख्यालय है वह फ्रांस के लयोन में अवस्थित है। नेक्स्ट है हरिनी अमर सूर्या। तो श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में हरिनी अमर सूर्या को नियुक्त किया गया है। तो हरिनी अमर सूर्या श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं। फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में हर्षवर्धन अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। तो आप लोग नोट करते चलिए, फिक्की के जो नए अध्यक्ष बने हैं वे हर्षवर्धन अग्रवाल हैं। आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि 71वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आईएसपीसी सेंटर द्वारा करंट अफेयर्स से संबंधित एक बैच प्रारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत कई सारे महत्वपूर्ण मैगजीन जिसमें कि प्रतियोगिता दर्पण, विजन, आईएएस, परीक्षा मंथन आदि महत्वपूर्ण मैगजीन का शॉर्ट नोट्स अवेलेबल करवाया जा रहा है। तो आप लोग इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए 8375934036 या 9870564701 पर संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट है विवेक देबराय। तो 1 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर विवेक देबराय का हाल ही में 69 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में निधन हो गया। तो जो विवेक देबराय थे वो पूर्व में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष थे। तो हाल ही में इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार की यदि बात करें तो 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है। यदि 55वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव की बात करें तो ध्यान दीजिए 28 नवंबर 2024 को गोवा के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का समापन हुआ। यह 9 दिवसीय कार्यक्रम था जिसका समापन 28 नवंबर 2024 को हुआ, जिसमें 75 देशों की 200 से अधिक फिल्में दिखाई गई है। इसमें यदि 55वें आईफी में पुरस्कारों के लिए एक नई श्रेणी भारतीय फिल्म फीचर के सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक के रूप में भी एक नई श्रेणी को प्रारंभ किया गया है। युवा फिल्म निर्माता भविष्य अब है थीम के साथ 55वें IFFI ने युवा फिल्म निर्माताओं के लिए एक मंच सुनिश्चित किया। यानी कि 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का जो थीम था वह उसका थीम है भविष्य अब है, यंग फिल्म मेकर्स द फ्यूचर इज नाउ, इसका थीम था। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का थीम था। अब देखिए गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने IFFI के उद्घाटन समारोह में प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेब्स OTT का शुभारंभ किया। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि वेब्स OTT का शुभारंभ किया डॉक्टर प्रमोद सावंत ने। 55वें IFFI में अभिनेता विक्रांत मेसी, जिन्हें 12वीं फेल में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है, ने पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड जीता। विक्रांत मेसी को 12th फेल फिल्म के लिए। वहीं नवजोत बांडीवाडेकर ने अपनी मराठी फिल्म घरत गणपति के लिए भारतीय फीचर फिल्म के सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक का पुरस्कार जीता है। सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक का पुरस्कार नवजोत बांडीवाडेकर ने अपनी मराठी फिल्म घरत गणपति के लिए जीता है। स्वीडिश फिल्म निर्माता लेवन अकीन की
क्रॉसिंग को प्रतिष्ठित ICFT यूनेस्को गांधी पदक प्रदान किया गया है स्वीडिश फिल्म निर्माता लेवन अकिन की क्रॉसिंग को। नेक्स्ट यदि बात करते हैं तो इसी के अंतर्गत जो अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार है वह है गोल्डन पीकॉक। तो देखिए गोल्डन पीकॉक यानी कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया टॉक्सिक को। लिथुआनियाई भाषा की एक मूवी है टॉक्सिक, उसे गोल्डन पीकॉक का पुरस्कार दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार बेस्टा मोटलिएट और ईवा रुपेइकाइट को प्रदान किया गया टॉक्सिक मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार होली काउ के लिए क्लेमेट फैबो को प्रदान किया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार द न्यू ईयर डेट नेवर केम फिल्म के लिए बोगदान मुरेसानो को प्रदान किया गया है। विशेष जूरी पुरस्कार लुइस कोर्बोइजियर होली काउ के लिए लुइस कोर्बोइजियर को विशेष जूरी का पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो यही 5 पुरस्कार थे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थे। नेक्स्ट है 2024 का बुकर पुरस्कार। यदि 2024 का बुकर पुरस्कार की हम लोग बात करते हैं तो ध्यान दीजिए, यह जो 2024 का बुकर पुरस्कार है वह ब्रिटिश लेखिका समंथा हार्वे ने अपने उपन्यास ऑर्बिटल के लिए बुकर पुरस्कार 2024 जीता, जो कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर आधारित एक चिंतनशील कृति है। यानी कि 2024 का बुकर पुरस्कार की बात करें तो यह जो 2024 का बुकर पुरस्कार है वह मुख्य रूप से ब्रिटिश लेखिका समंथा हार्वे को उनकी उपन्यास ऑर्बिटल के लिए प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी शांति निःशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार 2023। यदि इंदिरा गांधी शांति निःशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2023 की बात करें तो अर्जेंटीनियाई इजरायली शास्त्रीय पियानो वादक डैनियल बैरनबोइम और फिलिस्तीनी शांति कार्यकर्ता अली अबू अब्बाद को वर्ष 2023 का शांति निःशस्त्रीकरण एवं विकास के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट फैक्ट्स की हम लोग बात करते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जिनके बारे में जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो यह पुस्तक है फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। इसके जो लेखक हैं वे हैं प्रोफेसर श्रीराम चलैया। नेक्स्ट है स्पीकिंग विद नेचर द ओरिजिन ऑफ इंडियन एनवायरमेंटलिज्म। यदि इस पुस्तक के लेखक की बात करें तो इस पुस्तक के लेखक हैं रामचंद्र गुहा। नेक्स्ट है शाहरुख खान लीजेंड आइकॉन स्टार। इसके लेखक हैं मोहर बसु। रतन टाटा अलाइफ, इसके लेखक हैं थॉमस मैथ्यू। विजन टू विक्ट्री अनलिसनिंग इंडियाज स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज प्लेटफॉर्म, इसके लेखक हैं अजय ठाकुर। तो ये 4 जो पुस्तक हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं तो वह वन लाइनर करेंट अफेयर्स है। जैसे राष्ट्रीय की बात करें तो देखिए 26 नवंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में किस भाषा में संविधान के अनुवादित संस्करण का विमोचन किया? तो वह मुख्य रूप से संस्कृत और मैथिली भाषा में उस संविधान को अनुवादित किया गया है जिसका विमोचन किया गया। 25 नवंबर 2024 को नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन के अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन 2024 के उद्घाटन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का शुभारंभ किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का। 25 नवंबर 2024 को केंद्रीय ग्रामीण विकास तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस पहल के 3रे संस्करण का शुभारंभ किया? नई चेतना पहल बदलाव की राष्ट्रीय अभियान का। नेक्स्ट है भारत सरकार ने कृषि से संबंधित किस पहल की घोषणा की है जिसमें कि 2481 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है? तो वह है राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन। नेक्स्ट फैक्ट्स है कि हाल ही में यामांडू ओरैसी को किस देश के अगले राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जो यामांडू ओरैसी हैं उन्हें उरुग्वे के अगले राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा के नेतृत्व में भारतीय नौसेना का कौन सा नौकायन पोत ऑस्ट्रेलिया के फ्रीमेंटल से अपने वैश्विक अभियान पर रवाना हुई? तो है INSB तारिणी। हाल ही में विदेश मंत्रालय द्वारा की गई एक घोषणा के अनुसार किसको ब्राज़ील में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो दिनेश भाटिया को हाल ही में ब्राज़ील में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। वाणिज्य सचिव ने मुक्त व्यापार समझौते के त्वरित क्रियान्वयन के लिए हाल ही में किस देश का दौरा किया? तो वह है नॉर्वे। नेक्स्ट है हाल ही में केंद्र सरकार ने
किस कोष का विस्तार किया है जिसका उद्देश्य सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों को बढ़ाना और फसल उपरांत प्रबंधन अवसंरचना में सुधार करना है? तो वह है कृषि अवसंरचना कोष। नेक्स्ट है 22 नवंबर 2024 को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की 91वीं आम परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो उस बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट है नवंबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल इनोवेशन मिशन 2.0 को 2750 करोड़ रुपए के निर्धारित बजट के साथ कितने समय के लिए मंजूरी दी? तो वह 31 मार्च 2028 तक के लिए इस कार्यक्रम को मंजूरी प्रदान की गई है। नेक्स्ट है 25 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आयकर विभाग की पैन 2.0 परियोजना को अपनी मंजूरी प्रदान की है। तो पैन 2.0 परियोजना की वित्तीय भार कितना है? तो 1435 करोड़ रुपया। वर्ष 2024 में किस देश में उड़ने वाली प्राचीन सरीसृप प्रजाति टेरासौर की खोज की गई है, जो कि पक्षियों और चमगादड़ों से पहले उड़ने वाले पहले कशेरुकी थे? तो इसकी खोज की गई है जापान में। 23 नवंबर 2024 को केंद्रीय विद्युत तथा आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने अमारा राजा इंफ्रा द्वारा किस स्थान पर निर्मित भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन का उद्घाटन किया? तो लेह लद्दाख में। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन अर्थात COP29 का आयोजन कहाँ किया गया? तो अजरबैजान की राजधानी बाकू में। हाल ही में वैज्ञानिकों ने भारत के उत्तरी पश्चिमी घाट में किसकी एक नई प्रजाति की खोज की है? तो डिकिल पटेरा की। हाल ही में चोंकस नामक किस एक नए सूक्ष्म जीव की प्रजाति की खोज की गई जिसमें उल्लेखनीय कार्बन कैप्चर क्षमता है? तो वह है साइनोबैक्टीरिया। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने घरेलू ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए किस वैश्विक मंच में शामिल होने के भारत के निर्णय को मंजूरी प्रदान की है? तो वह है इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब। नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने कौन सी एक नई पहल प्रारंभ की है जो भारतीय वैज्ञानिकों को चुनौतीपूर्ण स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान खोजने के लिए अभिनव नवाचारों को प्रोत्साहित करती है? तो वह पहल है फर्स्ट इन द वर्ल्ड चैलेंज। 12 नवंबर 2024 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो वह मिसाइल है लंबी दूरी की लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। हाल ही में भारत को 2024 से 2026 के लिए किस संगठन का अध्यक्ष चुन लिया गया है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस से। इसकी स्थापना 2015 ईस्वी में की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वह भारत के गुरुग्राम में अवस्थित है, जिसे पूर्व में गुड़गांव के रूप में जाना जाता था। 5 नवंबर 2024 को जापान के क्योटो विश्वविद्यालय द्वारा लकड़ी के पैनल से निर्मित किस उपग्रह को लॉन्च किया गया है? तो उस उपग्रह का नाम है लिग्नोसैट। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज का जो यह सेशन था वह समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।